नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं रुचिका राज, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन सफाई में सुरक्षा कर्मियों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। लातेहार में 5 लाख का इनामी नक्सली मनीष यादव मुठभेड़ में मारा गया है। वहीं पुलिस ने 10 लाख के इनामी नक्सली कुंदन खरवार को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से 2 X95 ऑटोमेटिक राइफल और भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया है। मुठभेड़ के महुआटार के कर्माखाड़ और दौना जंगल के बीच ये मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के बाद पुलिस और एसएसबी की ओर से सर्च अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस को सूचना ये मिली थी कि नक्सली कमांडर मनीष यादव अपने दस्ते के साथ महुआटाड़ के दौना और करमखाड़ के बीच जंगल में घूम रहा है, जिसके बाद पुलिस और एसएसबी ने टीम गठित की और नक्सलियों की घेराबंदी की। इसके बाद मुठभेड़ में नक्सली कमांडर मनीष यादव को मार गिराया गया और इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी भी चलाया जा रहा है। तो लातेहार से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पुलिस वालों को बड़ी सफलता हाथ लगी है, नक्सली मार गिराया गया। पुलिस प्रशासन सर्च अभियान चला रही है। इस सर्च अभियान में कई नक्सलियों को जो है वो मार गिराया गया है। वहीं कई नक्सलियों की गिरफ्तारी भी पिछले कुछ दिनों में प्रशासन ने की है। पुलिस प्रशासन को आज सुबह भी लातेहार में हुए मुठभेड़ में सफलता मिली है, जहां एक नक्सली यानी मनीष यादव जो इनामी नक्सली थे उन्हें पुलिस प्रशासन ने मार गिराया है। तो वहीं एक नक्सली को जो है वो पुलिस प्रशासन ने 10 लाख के इनामी नक्सली को गिरफ्तार भी किया है। हालांकि इनके पास से जो अत्याधुनिक हथियार हैं वो भी प्रशासन ने बरामद की है और लगातार सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई चल रही है। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। और ज्यादा जानकारी के साथ लातेहार संवाददाता विकास कुमार तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विकास, ऑपरेशन सफाया के तहत लगातार नक्सलियों पर प्रहार किया जा रहा है और नक्सलियों को मार गिराया जा रहा है। फिलहाल क्या कुछ जानकारी मिल रही है, क्योंकि अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है, तो अभी फिलहाल क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, यह लातेहार जिले में लाल आतंक पर पुलिस की एक बड़ी दूसरी दबिश है, जहां 3 दिन पूर्व जेजेएमपी के सुप्रीमो को पुलिस ने मार गिराया था। वहीं आज फिर पुनः माओवादियों के विरुद्ध पुलिस ने सूचना पे जो एसपी लातेहार एसपी कुमार गौरव है, उनको सटीक सूचना मिली थी कि माओवादी एकत्रित हुए हैं करमखाड़ के जंगल में और वो दौना दुरुप होते हुए किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी में है। उसी सूचना पर पुलिस ने टीम गठित कर, जिसका नेतृत्व खुद लातेहार के एसपी कुमार गौरव कर रहे हैं, उन्होंने उनके टीम के द्वारा पुलिस ने माओवादियों के साथ मुठभेड़ किया, जिसमें 10 लाख रुपए का इनामी नक्सली जो है वो गिरफ्तार हुआ है। वहीं 5 लाख रुपए का इनामी नक्सली जो मनीष यादव है उसको पुलिस ने मार गिराया है। साथ ही घटना स्थल पे सर्च अभियान अभी भी चलाया जा रहा है। पूरे इलाके को कॉर्डन किया गया है। जैसा बताया जा रहा है कि सुबह में भी एक मुठभेड़ होने की आवाज, गोलियों की आवाज लोगों ने सुनी है। तो कहीं ना कहीं नक्सलियों की अभी भी वहां पे जमे हुए हैं। पुलिस ने उन्हें घेराबंदी करके रखा है और सर्च अभियान में उनको 2 X95 जो अत्याधुनिक हथियार है, माना जाता है कि वह पुलिस का हथियार हो सकता है, वो 2 हथियार बरामद हुआ है। साथ ही अन्य बहुत सारी गोला बारूद इत्यादि भी पुलिस को बरामद हुई है। हालांकि अभी तक सर्च अभियान इलाके में कॉर्डन करके जारी रखी है। ठीक है विकास, आप नजर बना के रखिए, अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और अब आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि 24 मई को सुरक्षा बलों ने कैसे 10 लाख के इनामी नक्सली पप्पू लोहरा उसको ढेर किया और 5 लाख के इनामी नक्सली प्रभात गंजू को मुठभेड़ में मार गिराया है। ये तस्वीर आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं, जहां 2 नक्सली जिसे ढेर किया गया है। पहला नक्सली जो 10 लाख का इनामी नक्सली है, उसे पुलिस वालों ने ढेर किया, पप्पू लोहरा को, और उसके बाद प्रभात गंजू को भी पुलिस ने ढेर किया है। तो पप्पू लोहरा जेजेएमपी का प्रमुख था और बता दें कि इन दोनों नक्सलियों को पुलिस वालों ने ढेर किया। एक बड़ी कामयाबी पुलिस को मिली है। 24 मई को मुठभेड़ में ये दोनों नक्सली, ये बड़े नक्सली थे, सरगना में शामिल थे, उन्हें ढेर किया गया है। एक पे 10 लाख का इनाम घोषित था और दूसरा 5 लाख का इनाम घोषित था। और देखिए, और इस साल झारखंड में नक्सलियों के खात्मे के लिए सुरक्षा बलों ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की है, जिससे कुछ आंकड़े अब हम आपको बताते हैं। 24 मई 2025 लातेहार में नक्सलियों से मुठभेड़ हुई और उसके बाद 10 लाख का इनामी नक्सली पप्पू लोहरा भी ढेर हुआ।
जेजेएमपी का ये प्रमुख है। इसमें इसकी बहुत बड़ी भूमिका थी पप्पू लोहरा की। 5 लाख का इनामी नक्सली प्रभात गंजू भी ढेर किया गया। 21 मई 2025 बोकारो के लुगू पहाड़ में ऑपरेशन डाका बेड़ा चलाया गया और 1 करोड़ का इनामी नक्सली विवेक उर्फ प्रयाग मांझी ढेर हुआ है। अरविंद यादव और 10 लाख का इनामी साहिब राम मांझी ढेर हुआ। ऑपरेशन डाका बेड़ा में कुल 8 नक्सली मारे गए हैं। 29 जनवरी 2025 चाईबासा में 2 हार्डकोर नक्सली ढेर हुए। उसके साथ ही जोनल कमांडर विनय गंजू उर्फ संजय गंजू भी ढेर किया गया। एरिया कमांडर हेमंती मांझी को भी ढेर किया गया। 21 जनवरी 2025 बोकारो में 4 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। एरिया कमांडर शांति देवी और मनोज टुडू भी ढेर किया गया है। 15 लाख का इनामी नक्सली रणविजय महतो भी गिरफ्तार किया गया। और उसके बाद आपको बता दें 24 मई 2025 जहां लातेहार में नक्सलियों से मुठभेड़ हुई, तो लाल आतंक पे कैसे प्रहार हुआ वो आपको बता रहे हैं। 10 लाख का इनामी नक्सली पप्पू लोहरा ढेर हुआ है। और तो आपको बता दें कि झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ चल रहे अभियान को लेकर के श्रेय लेने की अब होड़ मची हुई है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ का यह कहना है कि गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। वहीं जेएमएम का यह कहना है कि राज्य सरकार नक्सलवाद के खत्म करने में लगी हुई है और नक्सली पकड़े जा रहे हैं और मारे भी जा रहे हैं। जो गृह मंत्री अमित शाह जी का जो संकल्प है कि नक्सलवाद की समाप्ति, माओवादियों की समाप्ति, तभी देश भर में बड़ा अभियान चल रहा है। लगातार जो इनामी नक्सली हैं मारे जा रहे हैं और गृह मंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि मुख्य धारा में लौटो या फिर जो हमारी फोर्सेस है वो अपना ऑपरेशन करेंगे। देखिए, पिछले कुछ महीनों से लगातार पुलिस को उपलब्धियां मिलती रही हैं। हमारे पुलिस प्रशासन, जांबाज पुलिस प्रशासन दुर्गम क्षेत्रों में जाकर नक्सलियों का मुकाबला कर रहे हैं। एनकाउंटर हो रहा है, मारे जा रहे हैं और कुछ सरेंडर कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसी बीच आपको राजधानी रांची से बड़ी खबर बताएं, जहां सरना कोर्ट को लेकर के कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। राजभवन के सामने आज कांग्रेस का प्रदर्शन होगा और जातिगत जनगणना के साथ लागू करने की मांग की जाएगी। सरना धर्म कोड के लिए अलग कॉल्यूम की मांग की जा रही है। झारखंड कांग्रेस के दिग्गज नेता भी इसमें शामिल होने वाले हैं। प्रदेश प्रभारी अध्यक्ष धरना में शामिल होंगे। बड़ी खबर आपको इस वक्त रांची से बता रहे हैं, जहां मंत्री और विधायक भी इसमें शामिल होने वाले हैं। तो रांची से बड़ी खबर, जहां सरना धर्म कोड को लेकर के आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। कांग्रेस का प्रदर्शन होने वाला है। राजभवन के सामने आज कांग्रेस का प्रदर्शन होना है। जातिगत जनगणना के साथ लागू करने की मांग कांग्रेस की तरफ से की जाएगी। तो सरना धर्म के लिए अलग कॉल्यूम की मांग भी कांग्रेस लगातार कर रही है और इस प्रदर्शन के द्वारा भी कांग्रेस फिर से इस मांग को उठाएगी। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो झारखंड कांग्रेस के दिग्गज नेता भी इसमें शामिल होने वाले हैं। 26 मई को कांग्रेस का ये प्रदर्शन होने वाला है। 27 मई को जेएमएम का प्रदर्शन होगा सरना धर्म कोड को लेकर के। तो सरना धर्म कोड पर अब संग्राम छिड़ा हुआ है। कांग्रेस और जेएमएम दोनों ही प्रदर्शन कर इसकी मांग कर रही है। ऐसा विषय है जिस पर हम लगातार शुरू से, जब हम विपक्ष में थे तब भी मुखर थे, जब हम सत्ता में आए तो हमने अपने वादों को पूरा किया। हमने विधानसभा के विशेष सत्र बुलाकर और उस विधेयक को पास करके भेजने का काम किया केंद्र सरकार को, मगर वो विधेयक कहाँ पड़ा है, कहाँ लटका है? क्या सोच है आपकी भाजपा वालों? आप बताइए। आप सरना धर्म कोड के विरोधी हैं, वो भी बताइए, हिम्मत है तो। देखिए, सरना धर्म कोड इस राज्य के आदिवासियों के लिए पहचान का विषय था और महागठबंधन की सरकार ने पूर्व में ही सरना धर्म कोड को लेकर के विधानसभा से प्रस्ताव पारित करके केंद्र को भेजने का काम किया। लेकिन चूंकि राजनीतिक विद्वेषता इतनी है इस राज्य के साथ भारतीय जनता पार्टी की कि अभी तक उस प्रस्ताव पर कुंडली मार करके केंद्र की सरकार बैठी हुई। देखिए, ये जो कांग्रेस पार्टी है ये कभी संविधान बचाओ के नाम पर राजनीति करती है तो कभी सरना धर्म के नाम पर राजनीति करती है।
तो ये कांग्रेस बचाने के लिए, जो इनका कांग्रेस का घटता जनाधार पूरे देश में, इसको लेकर तरह तरह के मुद्दे उठाकर जनता को भ्रमित करने का काम करते हैं। और आइए अब समझते हैं कि सरना धर्म कोड पर झारखंड का सत्ता पक्ष क्यों सियासत कर रहा है। तो देखिए, सरना धर्म कोड आदिवासी समुदाय से जुड़ा हुआ है। विशिष्ट धार्मिक पहचान को आधिकारिक मान्यता की ये मांग की जा रही है। सरना धर्म कोड का भी कॉलम बनाने की मांग आदिवासियों की तरफ से की गई थी कि आदिवासियों को एक पहचान मिल सके। आदिवासी अपनी धार्मिक पहचान चाहते हैं और इसीलिए सरना धर्म कोड की वो लगातार मांग कर रहे हैं। 2020 में झारखंड विधानसभा से सरना धर्म कोड प्रस्ताव को पास कर दिया जा चुका, लेकिन केंद्र सरकार से अभी तक इसे मंजूरी नहीं मिली है और इसे ही लेकर के अब सियासत लगातार हो रही है। हिंदू, इस्लाम, ईसाई जैसे धर्म पहचान की लड़ाई में लड़ रहे हैं और झारखंड में 27% आदिवासियों की आबादी है, जिसे लेकर की ये मांग लगातार उठ रही है सरना धर्म कोड को लेकर के कि उन्हें भी उनकी पहचान दी जाए। कांग्रेस ने 2014 में सरना धर्म कोड देने का वादा किया था। जनगणना में सरना धर्म कोड का कॉलम जोड़ने की मांग की है। तो ये सरना धर्म कोड को लेकर के जो लगातार मांग उठ रही है, जेएमएम और कांग्रेस की तरफ से केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। और देखिए, रांची में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने ये बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकवाद के मुद्दे पर पूरी दुनिया भारत के साथ है। भारत आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को दुनिया भर में बेनकाब कर रहा है। हर कोई आम लोग भी ना, दूसरे देश में रहने वाले आम लोग भी, वो लोग भी आतंकवाद से परेशान हैं, वो भी भारत के साथ खड़े हैं। तो जीरो टॉलरेंस टेररिज्म के खिलाफ जो जीरो टॉलरेंस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है, पूरी दुनिया भारत के उस जीरो टॉलरेंस के साथ खड़ी है। 2 दिवसीय दौरे पर झारखंड आए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने झारखंड की तारीफ की और कहा कि झारखंड के जनजातीय संस्कृति के साथ यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता बेहद ही खूबसूरत है। यहाँ के जनजातीय समुदाय को पूरे देश में सम्मान मिल रहा है और बिरसा मुंडा की वजह से पूरे देश की प्रेरणा मिलती है। संस्कृति के साथ यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता अद्भुत है। आने वाले समय के अंदर झारखंड के विकास के साथ देश का विकास होगा। यहाँ के जनजातीय समुदाय को भगवान बिरसा मुंडा की धरती पर पूरे देश में सम्मान मिल रहा है। और अब बोकारो से खबर सामने आ रही है, जहां जेएमएम कार्यकर्ता पर चंदा वसूली के नाम पर गुंडागर्दी का आरोप लगा है। आरोप यह है कि जेएमएम जिला अध्यक्ष के कहने पर बालीडी इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री के मैनेजर को चंदा कम देने पर पीटा किया और इसका फुटेज सीसीटीवी भी सामने आया है। वो सीसीटीवी फुटेज भी इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, मैनेजर ने यह बताया कि जेएमएम कार्यकर्ताओं ने पार्टी के प्रदर्शन के लिए 91,000 रुपए की मांग की थी और मैनेजर ने मालिक से बता करके चंदा देने की बात कही तो कार्यकर्ता मारपीट करते हुए गाड़ी में उनके साथ मारपीट और अगवा करने की कोशिश, आरोपों को 8-10 बार तो 2-3 गाड़ियां थी, तो उसमें एक अब्दुल नाम का भी था। उसने आके ज़बरदस्ती से धक्का मुक्का करके और बोले थे कि हम रतनलाल माझी जी भेजे हैं चंदे के लिए, उनको उनके पास लेके चलिए। ज़बरदस्ती से अपनी गाड़ी में बैठा रहे थे और मेरे दोनों मोबाइल भी छीन लिए थे। इस तरह का हमारे जिला की तरफ से कोई ऐसा आदेश नहीं है या लिखित हम लोग को बोला नहीं गया है। और कोई कस का इस तरह का काम कर रहे होंगे तो ये बिल्कुल ही गलत कर रहे हैं, इस तरह नहीं करना चाहिए। जो जब तक जिला का यदि इस तरह का आदेश ना हो, इस तरह का बातें, तो इस तरह को कोई भी कार्यकर्ता को इजाज़त नहीं।
खबर हजारीबाग से है, जहां कंडा बेर के खावा नदी के पास अवैध कोयला खदान में 3 मजदूर डूब गए। हादसे में 6 दिन के बाद भी मजदूरों का कोई पता नहीं चल पाया है। एनडीआरएफ और जिला प्रशासन की ओर से लगातार टीम रेस्क्यू में लगी हुई है। मजदूरों को निकालने की कोशिश की जा रही है। तस्वीरें भी हम आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। लगातार जो एनडीआरएफ की टीम है, 30 सदस्यीय टीम उन मजदूरों को निकालने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि 3 दिन से माइंस के अंदर सर्च अभियान चला रही है, लेकिन मलबा और पानी ज्यादा होने की वजह से अभी तक मजदूरों का कोई सुराग नहीं मिला है। बताया ये जा रहा है कि अचानक बारिश होने से खावा नदी का जलस्तर बढ़ गया। नदी के किनारे कोयले की अवैध खदान में नदी का पानी घुसने लगा और उसी दौरान खदान से पानी की मशीनें निकालने के चक्कर में 3 मजदूर अंदर ही फंस गए। पता नहीं, अभी पानी बहुत है, पानी सूख रहा है और बाकी किसी घर तो अभी को नहीं है। पूरा गांव का पब्लिक परेशान। आज शाम तक हो सकता है, पानी सूखने के बाद पता चल जाए। देखिए, कल तक तो हमने 50-60 फीट तक अप्रोच बनाया था, तो आज अर्ली मॉर्निंग हमारी टीम जैसे पहुंची है इंसिडेंट साइट पर, इसके बाद हम लोग तकरीबन आप समझ जाएं कि 120 से 130 फीट तक हम लोग अप्रोच बनाया है। तो जहां तक हमने अप्रोच बनाया है वहां तक अंडर वाटर और ऊपर भी किसी भी तरह का कोई बॉडी फ्लैट करते हुए नहीं मिला है। और एक डायरेक्शन में तो हमने काफ़ी ज़्यादा अप्रोच बनाया, वहाँ तक कहीं कुछ नहीं है। और एक डायरेक्शन में काफ़ी पानी भरा हुआ है, तो वहाँ थोड़ा एसेस करने में अभी समय लगेगा। तो हम हर संभव ट्राई कर रहे हैं, हमारी टीम ट्राई कर रही है कि जितनी जल्दी हो सकता है हम किसी अच्छे आउटपुट पर आएँ, कोई रिज़ल्ट आपके सामने हो। कई दिन होने को चले हैं, लेकिन अभी तक 3 मजदूरों का शव जो है कोयले के खदान से बाहर नहीं निकाला जा सका है। कहा जा रहा है कि अंदर काफ़ी मलबा है। इसके साथ ही अगर बात कर ले तो पानी की गहराई है और काफ़ी जो है अंदर जो है वो विजिबिलिटी बिल्कुल शून्य है। इस वजह से जो है रेस्क्यू कार्य में कहा जा रहा है कि वो दिक्कतें आ रही है। हालांकि अभी कंडा बेर के इसी बड़े कोयले के खदान में 30 सदस्यीय जो एनडीआरएफ की टीम रांची से पहुंची है, वो लगातार प्रयास कर रही है कि तीनों मजदूरों के शव को बाहर निकाला जा सके, लेकिन अभी तक जो है सफलता हाथ नहीं लगी है। देखने वाली बात होगी कि लगातार यहाँ पर जिला प्रशासन की टीम और एनडीआरएफ की टीम जो है संयुक्त पहल कर रही है, प्रयास कर रही है कि शव को बाहर निकाला जा सके। तो वहीं अब देखने वाली बात होगी कि कब तक शव को बाहर निकाला जा सकता है, क्योंकि गांव वाले जो है साथ ही साथ जो है उनके परिजन काफी परेशान नजर आ रहे हैं। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18 हजारीबाग। खबर बोकारो से है, जहां गुजरात के सूरत में एक आदिवासी मजदूर की मौत हो गई। रेशका हेम्ब्रम के रजडेरवा गांव का ये रहने वाला। आपको बता दें कि रेशका का शव पहुंचते ही घर पर चीख पुकार मच गई। जिस कंपनी में रेशका काम करता था उसने मजदूरी का 12,000 रुपया और अंतिम संस्कार के लिए 70,000 रुपया परिवार को दिया है। गांव के मुखिया ने यह बताया कि उनके पंचायत के करीब 250 लोग रोजी रोटी के लिए दूसरे राज्य गए हुए हैं और हादसा होने पर उन्हें उनके परिवार को कोई मदद नहीं मिलती। पिछड़ा और नक्सल प्रभावित इलाका होने के कारण लोग रोजगार के लिए दूसरे राज्यों का रुख करते हैं। ठेकेदार से बात किए तो ठेकेदार है सो मतलब काम क्रिया के लिए पैसा है सो 70,000 रुपये दिया है। बाकी बोला कि उसका इंश्योरेंस का जो भी पैसा होगा हम लोग ऐसे दिलाने काम करेंगे। जागरूकता थोड़ा सा कमी है। हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं कि गाँव जाकर प्रति हर टोला मोहल्ला में जाकर हम लोग इंश्योरेंस मतलब कि दिलाने का काम इन लोगों को करें, ताकि प्रवासी मजदूर जो भी हमारा यहाँ से बाहर जाए उसको उस चीज़ का लाभ मिले। चलिए अब बात करते हैं मौसम के मिजाज की। तो झारखंड में इस साल समय से पहले ही यानी कि जून के पहले हफ्ते में ही मानसून की एंट्री होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून संथाल परगना के रास्ते से प्रवेश करेगा और मौसम विभाग ने 31 मई तक बारिश, आंधी और ठनका को लेकर के येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम का हाल बता रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता गौरव झा। झारखंड में इस बार समय से पहले मानसून का प्रवेश होने वाला है। मौसम विभाग की माने तो संथाल परगना के रास्ते जून के पहले हफ्ते में ही झारखंड में मानसून का प्रवेश हो जाएगा, यानी तय समय से करीबन 1 हफ्ते पहले मानसून का प्रवेश झारखंड में हो जाएगा। मानसून के प्रवेश को लेकर झारखंड में कृषि विभाग ने भी कल जहां किसानों के बीच बीज वितरण किया है, तो वहीं मौसम विभाग भी लगातार इस मानसून और मौसम को लेकर अपडेट भी देते रही है। मौसम पूर्वानुमान की माने
तो राज्य के कई इलाके में 31 तारीख तक के लिए जो येलो अलर्ट है वो जारी किया गया है। इस येलो अलर्ट में तेज हवा की गति हो सकती है और वज्रपात की संभावना भी जाहिर की गई है। मौसम पूर्वानुमान की माने तो आज से लेकर 29 तारीख तक मौसम में कोई बहुत बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आसमान में बादल छाए रहेंगे। कई इलाके में बरसात होने की संभावना है। उसके साथ ही 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बरसात जो है वो भी हो सकती है। वहीं 30 और 31 तारीख को भी मौसम कुछ इसी तरीके से रहने वाला है। इस दौरान तापमान की बात करें तो तापमान में भी गिरावट देखने को मिलेगी और लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। लेकिन जिस तरीके से मौसम ने करवट लिया है, वज्रपात की संभावनाएं बढ़ रही है। राज्य के कई इलाके में वज्रपात की वजह से मौत की घटना सामने आई है। मौसम विभाग ने लोगों को भी अलर्ट किया है कि जब भी आप अपने घरों से निकले तो सुरक्षित स्थान पर रुके, किसी पेड़ पौधे के नज़दीक ना रुके। किसी भी तरीके का जिस तरीके से वज्रपात की वजह से जान माल का नुकसान राज्य में हुआ है, मौसम ने इसे देखते हुए एहतियातन लोगों को पेड़ के नीचे जाने से भी मनाही की है। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। और इसी बीच सिमडेगा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बानो प्रखंड में बना डायवर्जन बह गया है। बेमौसम बारिश में बहा है डायवर्जन। कल देर रात जिले में बारिश हुई थी, तेज बहाव की वजह से डायवर्जन बह गया। आपको बता दें कि डायवर्जन बहने से आवागमन ठप हो चुका है। बानो मनोहरपुर पर आवागमन ठप है। बड़ी खबर सिमडेगा से बता रहे हैं, बेमौसम बारिश की वजह से अब परेशानी लोगों की बढ़ती हुई नजर आ रही है। कल देर रात जिले में लगातार बारिश हुई, मूसलाधार बारिश हुई, जिसकी वजह से डायवर्जन बह गया है। बानो प्रखंड में बना डायवर्जन बहा है। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। पति की लंबी उम्र की कामना के लिए सुहागिनें आज वट सावित्री की पूजा कर रही हैं। गिरिडीह में सुबह सुबह सुहागिनों में वट वृक्ष की पूजा की। मान्यता यह है कि इस व्रत से पति की लंबी उम्र होती है और दाम्पत्य जीवन सुख समृद्धि से बना रहता है। पौराणिक कथा के अनुसार माता सावित्री ने वट वृक्ष के नीचे ही अपने मृत पति सत्यवान को यमराज से वापस पाया था और तभी से वट वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। हिंदू शास्त्रों में वट वृक्ष को बेहद पूजनीय माना जाता है। धार्मिक मान्यता ये भी है कि इस वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों का वास होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस व्रत से पति की लंबी आयु होती है और वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है। साथ ही साथ व्रत करने वाली महिलाओं को यमराज और भगवान शिव की विशेष कृपा भी प्राप्त होती है। यही वजह है कि ये व्रत आज भी पूरे भारत में बेहद ही श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।